संस्कृताय। आशा करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे और सभी लोग परीक्षा को लेकर बहुत गंभीर होंगे। अच्छे तरह के सभी लोग पढ़ाई कर रहे होंगे, तैयारी में सभी लोग जुटे होंगे। सभी लोग अच्छे से तैयारी कीजिए क्योंकि समय निकलते फिर कुछ भी हाथ नहीं आएगा, इसलिए अभी से सभी लोग लग जाइए। सभी से मेरा विशेष निवेदन है, जो भी बताएंगे आप नोट करेंगे और नोट करते वक्त आपसे भी कुछ सवाल हम करेंगे और आप भी हमसे कुछ सवाल करेंगे प्रकरण पर, तो मज़ा आएगा पढ़ने और पढ़ाने दोनों में। ठीक से हम आज की कक्षा में उसको आगे बढ़ाते हुए उस पे बात करते हैं और फिर अगली जो संधियां हैं व्यंजन संधि के अंतर्गत उन पे चर्चा करते हैं। ठीक है, व्यंजन संधि। व्यंजन संधि को यदि तोड़ेंगे तो इसमें भी व्यंजन आपको कहीं ना कहीं मिलेगा। तोड़ कर दिखाएं आपको, ये चीजें शायद आप कभी ना पढ़े होंगे या तोड़े ना होंगे। मान लीजिए व्यंजन संधि में ही तोड़ना आपको पड़ जाएगा तो आप कैसे करेंगे। आपने यण संधि पढ़ा, ई को या हो जाता था, है ना। तो जैसे वी धन वी प्लस अन प्लस जन करेंगे, ऐसे संधि करेंगे तो समझ में आ जाएगा। वी का मान लीजिए वा को हलंत करेंगे तो क्या निकलेगा, ई निकलेगा। और हमने यण संधि में बताया कि ई का यकार हो जाता है, मतलब या हो जाता है। इसको सबसे पहले ये क्रिया कर लेंगे, ई को या कर लीजिए। वा इधर हलंत में है ना। फिर क्या है, इधर है अन और इधर जन व्यंजन। तो जब ये इधर इसको वा को हलंत के साथ ऐसा रखेंगे और इसके साथ प्लस करेंगे, जोड़ेंगे तो कुछ आकार ऐसा बन जाएगा। अब तक ऐसा आकार बन जाएगा। यहां तक आपको समझ में आया। यदि आकार यहां पर या से जुड़ जाता है तब यहां ये हलंत वाला मामला खत्म हो जाना चाहिए, है ना। अच्छी तरह समझ लीजिए, ये आ जब या में आएगा तो क्या हो जाएगा, या पूरा हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई। फिर क्या है, इसको ना कर दीजिए। ना कैसा है, हलंत के साथ है और फिर क्या है, जन है। यहां व्यन प्लस जन हो गया। स्तोश्चुनाशु कहता है कि दंत शाक के बाद ता वर्ग का कोई वर्ण आए। दंत शाह के बाद दंत शाह हो या ता वर्ग, मतलब एक पूर्व पद में दंत शाह हो अथवा ता वर्ग हो। तो यहां पर दंत शाह या ता वर्ग का कोई वर्ण दिख रहा है। अंतिम में नकार आपको दिख रहा है, ये ता वर्ग का वर्ण है। अच्छे से समझते चलिएगा, बहुत ज्यादा हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। अच्छे से समझ में आएगा तो ये बहुत समय तक काम देगा। यदि हड़बड़ा जाएंगे कि क्या पढ़ा रहे हैं तो फिर यहीं से आपकी बैटरी लो हो जाएगी। समझ रहे हैं। तो यहां पर आपको कहता है कि पहले पद में दंत शाह हो अथवा ता वर्ग हो। कल की परिभाषा हमने नोट करवाई थी, अभी फिर से नोट करवा देंगे। स्तोश्चुनाश्चु स्तुत्व संधि का सूत्र है। स्तोश्चुनाश्चु ही बताता है कि क्या करना है। स्तो का मतलब दंत शाह और ता वर्ग पूर्व पद में हो, मतलब दंत शाह हो अथवा ता वर्ग का कोई वर्ण हो। तो यहां दंत शाह नहीं है, ता वर्ग का कोई वर्ण आपको मिल रहा है, ना मिल रहा है। इसके बाद क्या कहता है, मतलब स्तोश्चुनाश्चु या तो तालब शाह हो या तो चा वर्ग का वर्ण हो। तो यहां तालब शाह या चा वर्ग में, रुकिए, ऐसा था। तो चा वर्ग या तालब शाह में से कोई एक मिल रहा है, तो यहां पर चा वर्ग का वर्ण मिल रहा है। तो इनका कहता है कि यदि दंत शाह या ता वर्ग के बाद तालब शाह या चा वर्ग आएगा तो तालब शाह या चा वर्ग हो जाएगा। हमने कल आपसे इस विषय में चर्चा की कि जैसी आप संगत करेंगे वैसा ही आप पर असर होगा। अच्छों के साथ यदि आप संगत करते हैं तो आपका हमेशा अच्छा होगा, बुरे के साथ रहेंगे तो बुरा हो जाएगा। क्योंकि नशे वालों के साथ कितना भी अच्छा व्यक्ति कुछ दिन तक रहता है तो धीरे धीरे वो भी नशेड़ी हो जाता है। ये आपने गांव में देखा हो, ये प्रैक्टिकली है कि नहीं, सभी लोग जानते हैं ऐसा। मैंने आपसे बताया कि संगत से गुण होते हैं, संगत से गुण जाएं। बांस फांस और मिश्री एक के भाव भी जाए, मतलब संगत से देखिए गुण आता है। मिश्री का लकड़ी से कोई भाव नहीं है, लेकिन उनमें संगत आने से मिश्री के भाव का, वो लकड़ी का तोल जाना, वो मिश्री के भाव में बिक जाती है। नहीं अर्थात मिश्री के भाव की कभी लकड़ी बिकेगी, कभी नहीं बिकेगी। इसलिए मैं बता रहा हूं कि संगत होने से उस लकड़ी की कीमत मिश्री के भाव चली, मतलब बिक गई, है ना। इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि यहां पर स्तोश्चुनाश्चु कह रहा है कि दंत शाह का अथवा ता वर्ग का कोई वर्ण तालब शाह या चा वर्ग के साथ योग होगा तो तालब शाह या चा वर्ग ही होगा।
ठीक ना। लेकिन बदलाव हमेशा दंतसा या ता वर्ग में होगा, यह चीज हमेशा याद रखिएगा। तो यहां दंतसा या ता वर्ग में से कोई एक है, यदि मतलब ता वर्ग है तो ता वर्ग का ना है, तो और यहां पर चा वर्ग का जा है, तीसरा वर्ण है, तब यहां पर चेंजिंग होता। मैंने बताया कि दंतसा या ता वर्ग का चेंजिंग होगा, तो ता वर्ग में नकार है, तो यहां पर जब लिखेंगे तो नकार को चा वर्ग में ले जाएंगे तो ना के स्थान पर क्या हो जाएगा, यहां हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, अंतिम अक्षर चा वर्ग का, ये ता वर्ग का अंतिम अक्षर है तो चा वर्ग का अंतिम अक्षर क्या हो जाएगा, यहां हो जाएगा। सीधी सी बात यहां पर यहां लिख दीजिए, यहां लिख दिए, इतनी बात समझ में आई। और यहां पर क्या करना है, यहां पर ऐसा कर दीजिए और फिर क्या करना है, इसको जन को ऐसे उतार दीजिए। ये आधा यहां है, इसमें स्वर विहीन है, मतलब स्वर से युक्त नहीं है, ये ब्या ये पूरा है, तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, व्यंजन हो गया कि नहीं। यही व्यंजन संधि हमने भी लिखा, व्यंजन यही है। देख लीजिए यहां पर भी स्तो चुनाशु काम कर रहा है, यदि आप देखेंगे तो स्तो चुनाशु यहां भी काम कर रहा है। इतनी बात समझ में आ गई होगी सबको लगभग। प्रीति तिवारी जी, हेमा पाल जी, देवव्रत पांडे जी, रागिनी पांडे, हेमा पाल, सृजन यादव, मुस्कान जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी की उपस्थिति को बहुत बहुत धन्यवाद है। सभी लोग बस लाइव हो जाइए, अच्छे से पढ़िए, कहीं पे भी दिक्कत होती है मैं आपके साथ पूरी मेहनत और लगन के साथ हूं, आप भी मेरे साथ वैसा ही प्रत्युत्तर में जवाब देंगे, बहुत अच्छा लगेगा, ठीक ना। सभी लोग बस लाइव रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए, बस मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं आपकी परीक्षा के लिए, आप अच्छे से पास हो जाएंगे। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब बात करते हैं हम स्तोष चुनास। व्यंजन के बारे में हमने बताया कि व्यंजन वर्ण, पूर्व पद में व्यंजन वर्ण हो, इसके बाद व्यंजन हो या स्वर हो, तो वहां पर व्यंजन संधि हो जाती है। जैसे स्वर का स्वरों के साथ मेल होता था तो स्वर संधि हो जाती थी, लेकिन यहां पर व्यंजन का व्यंजन हो, मतलब पूर्व पद में व्यंजन हो, अगले पद में स्वर हो अथवा व्यंजन, लेकिन व्यंजन ही होगा, व्यंजन संधि ही होगी। इतनी बात आपको जानने में, कल हमने इस विषय में चर्चा की थी, समझ में आ गया होगा, ठीक ना। आगे चर्चा करते हैं। इश्चुत्व संधि, इश्चुत्व संधि, जहां इश्चुत्व हो जाए मतलब इश्चु हो जाए उसे इश्चुत्व संधि, जहां इष्टु हो जाए इष्टुत्व संधि, जहां लत्त हो जाए वो ल हो जाए वहां लत्त संधि, इसी तरह जहां जस्त हो जाए वहां जस्त संधि। ये सारी संधियों को हम बहुत अच्छे से समझेंगे। पहले अभी टॉपिक चल रहा है इश्चुत्व संधि का, बहुत अच्छा सा टॉपिक है, बहुत आसान सा, दुनिया में इससे आसान कोई संधि नहीं है, बस इतना जान लीजिए। सूत्र है स्तो इश्चुनाशु, स्तो इश्चुनाशु, यह संधि है। कल के रूप में जब शब्द रूप हमने रखा था, हमने आपसे बहुत विषय में चर्चा करना चाहा, लेकिन बात बताई भी, कुछ लोगों को समझ में आई, कुछ लोगों को नहीं समझ में आई। लेकिन आने वाले समय में हम फिर से शब्द रूप समझाएंगे, आपको समझ में आनी चाहिए। लेकिन अभी जो चीजें हम बता देते हैं वो चीज आप नोट कर लिया करिए। जैसे हम बता देंगे षष्ठी दो वचन है, यहां पर ठीक है 6 की पावर 2 कर दीजिए, मतलब षष्ठी दो वचन, इतना तो आप कर लेंगे तो अच्छी तरह से आपको समझ में आता जाएगा। बाद में कहीं ना कहीं आप देख लेंगे, कोई में धेन, ओह में धेन, गुरु में, ऐसे में द्विवचन में ओकार रहेगा और विसर्ग रहेगा, आपको मिल जाएगा। जैसे कल हमने सरित शब्द बताया, उसमें भी राजन है ना, तो इस तरह से सभी में आपको मिल जाएगा। आप कोशिश करेंगे जब ढूंढने की तो आपको मिल जाएगा। इस चुना में आपको तृतीया का एक वचन, 3 की पावर 1 आप लिख लेंगे तो तृतीया का एक वचन। मैथ नहीं पढ़ा रहा हूं, कोई ज्यादा टेंशन नहीं लेगा, 3 की पावर 1 का मतलब तृतीया एक वचन है कि नहीं, इतना समझ में आ गया। और इश्चु का मतलब ये 1 की पावर 1 मतलब एक वचन है, ठीक ना, प्रथमा का एक वचन। इतनी बात समझ में आई। गुड इवनिंग सर, रूपाली, कुलदीप जी, रागिनी पांडे, व्यंजन का स्वर या व्यंजन के साथ संधि होना, जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद रागिनी पांडे जी, बहुत अच्छे समझ रहे हैं। बीरेन चौधरी, ओके सर जी, समझ में आ रहा है सभी लोगों को। तो ये 6 की पावर 2 और ये 3 की पावर 1 और 1 की पावर 1, मतलब षष्ठी का 2 वचन, तृतीया का 1 वचन और प्रथमा का 1 वचन। लेकिन कारक चिन्ह कैसे प्रयोग होते हैं वो मायने रखता है। प्रथमा कारक में, द्वितीया में, तृतीया में कारक कैसे प्रयोग होते हैं, आप चिन्हों को बहुत बचपने से पढ़ते आए हैं, कारक चिन्हों को अच्छे तरह से जानते हैं। षष्ठी संबंध काकी के रारी रे आपने पढ़ा। इस तो में मतलब षष्ठी एक वचन हो जाता, लेकिन 2 वचन क्यों रखा गया? 2 वचन रखने का मतलब 6 की पावर 2 आपने देखा, 2 वचन रखने का मतलब क्या है?
इसमें दो वचन रखने का मतलब ये दंतसा और इसमें तू है। तू का मतलब मैंने कल आपसे बात की, कई बार इस विषय में बात की, कु चू टू तू पू, याद रखिएगा। कु से का वर्ग, चू से चा वर्ग, टू से टा वर्ग, तू से ता वर्ग, पू से पा वर्ग। ये जब तू लिख जाता है ये अपने पूरे वर्ग का उल्लेख करता है। इतनी बात समझते हैं आप सभी लोग, बहुत समझदार लोगों के साथ मैं हूं और सभी लोग बखूबी समझ रहे हैं, ऐसा ही मैं उम्मीद रखता हूं आप सभी से। ये दंत शाह है, दंत शाह तो केवल ऐसे ही रहेगा, और ये तू का मतलब ता वर्ग, इन दो की बात कर रहा है, इसलिए षष्ठी का दो वचन। तो क्या कह रहा है, दंत शाह या ता वर्ग के बाद काकी के रारी रे, आपने सुना षष्ठी संबंध काकी के रारी रे होता है ना, तो इसलिए षष्ठी का जब तो सा दंत शाह या ता वर्ग के बाद, ठीक ना, इस चुना मतलब दंत शाह या ता वर्ग का भी कर देंगे तो काकी के रारी रे होता है ना, दंत शाह या ता वर्ग का इस चुना के साथ तृतीया में क्या बनता है, कारक चिन्ह क्या तृतीया का, प्रथमा कर्ता ने द्वितीय कर्म को तृतीया करण नेशे के साथ, ठीक ना, साथ के योग में, तो दंत शाह और ता वर्ग का इस चुना के साथ योग होने पर इश्चु हो जाता है। प्रथमा जो होगा वो हो जाएगा, है ना, जैसे जाता है खाता है, तो जो प्रेजेंट में चल रहा है तो वो हो जाता है, ठीक ना। ये बात आपको समझ में आ गई। यहां तृतीया का है, यहां पर ये षष्ठी का है, तो दंत शाह और ता वर्ग का इस चुना के साथ योग होने पर इश्चु हो जाता है। इतनी बात मोटी मोटी आपने जान ली, आगे नोट कर लीजिएगा, अभी समझा देते हैं। परिभाषा लिखेंगे या पहले समझेंगे? परिभाषा लिख लीजिए तो समझ में आ जाएगा। जब दंतशा अथवा ता वर्ग का योग तालव्यशा, दंतशा, तालव्यशा और मूर्धन्यशा आप सभी लोग जानते होंगे, मैं कई बार आपसे बता दिया, कल भी इस विषय में चर्चा की थी। ये जो सिटकारी वाला सा आपने पढ़ा होगा, ये वाला है तालव्यशा, और ये दंतशा, और जो आप बीच से चीरा हुआ पा को बीच में चीर देते हैं वो मूर्धन्यशा। इतनी बात आप जानते हैं। जब दंतशा अथवा ता वर्ग का योग तालव्यशा अथवा चा वर्ग अथवा चा वर्ग के साथ हो तो दंतशा का तालव्यशा और ता वर्ग का चा वर्ग हो जाता है। इतनी बात बतानी थी, ये सभी लोग नोट कर लीजिएगा, विशेष निवेदन है, सभी लोग नोट करेंगे तो समझ में आएगा। जब दंतशा अथवा ता वर्ग का योग तालव्यशा अथवा चा वर्ग के साथ होगा तो क्या हो जाएगा, तालव्यशा या चा वर्ग हो जाएगा, ठीक ना। इतनी बात समझ में आई, आगे चलें, सभी लोग नोट कर लीजिए। जी सर, वीरेंद्र चौधरी सर, सूत्र नहीं याद हो पाता। इस चुनाशु जब 2-3 बार आप अपने उच्चारण में लाएंगे व्यवहारिकल हो जाएगा, 2-3 बार 4 बार यदि आप पढ़ेंगे समझ में आ जाएगा। फिर आपसे वहां परीक्षा में सूत्र नहीं लिखवाता है, आपसे केवल सूत्र आपके सामने रख देगा, जब आप पढ़े रहेंगे तो खटकने लगेगा, आपके दिमाग में आएगा। जो चीज आप पढ़े होते हैं वो परीक्षा के समय खटकने लगता है, और नहीं पढ़े रहेंगे तो कैसे खटकेगा। तो कोशिश ये रहे कि सभी लोग देखते रहें, बार बार उस चीज को देखते रहेंगे तो समझ में आएगा, है ना। जैसे सफर में कोई व्यक्ति मिल जाता है अजनबी, एक बार मिलता है आप भूल जाते हैं कि कहीं मिला है, लेकिन जब वही व्यक्ति बार बार टकराता है तो आपको याद आता है कि ये व्यक्ति को कहीं देखे हैं। उसी तरह परीक्षा में भी होता है, ठीक ना। देखिए इस च्युत संधि का ये परिभाषा आप नोट कर लेंगे तो समझ में आएगा, ठीक ना। आगे चलते हैं। कहता है स्तो चुनाशु, स्तो का मतलब जो स्थानीय हो,
यहां पे दंत सा हो जाएगा और ता वर्ग, ता, था, दा, धा और ना। देखिए ता वर्ग के साथ जब चा वर्ग का योग होगा तो जिस नंबर का होगा, वर्ग में 5 अक्षर होते हैं, जिस नंबर का वर्ग होगा, पहले नंबर का होगा तो पहले नंबर में परिवर्तन, दूसरे नंबर का होगा तो दूसरे नंबर में परिवर्तन, तीसरे नंबर का होगा तो तीसरे नंबर में परिवर्तन, चौथे में और पांचवें में इसी तरह। ठीक ना, सभी का अपने नंबर में परिवर्तन होना है। ये दंत, ये स्तोह की बात कह रहा है कि दंत सात ता वर्ग हो तो इसके बाद क्या हो, कहता तालव्य शा हो या चा वर्ग हो, चा, छा, जा, झा और इया। ठीक ना, इनका इनका योग हो और इनका इनका योग हो। थोड़ा सा सीरियल गड़बड़ हो गया, ऐसा समझ लीजिए, ना का इया के साथ। तब क्या हो जाएगा, यहां पर भी तालव्य शा हो जाएगा, यहां पर चा हो जाएगा और यहां पर छा हो जाएगा और यहां पर जा हो जाएगा और यहां पर झा हो जाएगा और यहां पर इया हो जाएगा। ये चीज होगी, लेकिन एक कंडीशन और है, ये वाला बीच में जो योग होता है ये चाहे इधर पूर्व पद में हो अथवा उत्तर पद में हो, लेकिन बदलेगा हमेशा यही, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। दंत सा या ता वर्ग वाला वर्ड ही यही चेंज में आएगा। ठीक ना, इतनी बात आप नोट करे रहिएगा, ये केवल चेंज होगा, इसमें चेंजिंग आएगी, वो यथा उचित बना रहेगा, वो चाहे उत्तर पद में आए अथवा पूर्व पद में आए। इतनी बात सबको समझ में आ गई। नोट करके लिखना हो तो लिख सकते हैं कि चेंजिंग हमेशा दंत सा या ता वर्ग में आएगा, तालव्य सा चाहे पूर्व पद में रहे अथवा उत्तर पद में रहे। ऐसा आप नोट कर लीजिए। अभी मान लीजिए नहीं नोट कर रहे हैं, बाद में वीडियो रोक करके नोट कर लीजिएगा अच्छी तरह से। ठीक है, आगे चलते हैं। इतनी बात सबको समझ में आ गई। हमने थंबनेल में एक बात और लिखी थी कि 1 3 5 करना सीख गए तो फिर व्यंजन संधि पहचानना सीख गए। 1 3 5 का कारण क्या है, वो ऐसा कौन सा खेल है जो आपको समझ में ना आया होगा। थोड़ा सा वाक्य ऐसा लिखा था, लेकिन किसी किसी को समझ में आया होगा, किसी को समझ में ना आया होगा। व्यंजन संधि में आप देखे होंगे जब भी विकार पैदा होता है या तो पहले वर्ण में होता है या तो तीसरे वर्ण में होता है या तो फिर अंतिम वर्ण में हो जाता है। तो अंतिम वर्ण में विकार होने का मतलब 5वां स्थान और तीसरे में तो तीसरा है और पहले में भी विकार हो जाता है। ये व्यंजन संधि में अधिकतर ये चीजें होती हैं, पहले में भी परिवर्तन हो जाना, तीसरे में और पांचवें में। इतनी बात समझ गए सभी लोग। मुस्कान नहीं चली, आ गया देवेंद्र चौधरी जी सर, बिल्कुल समझ में आ गया है, सब लोगों को आएगा यदि आप मन से क्लास को देखेंगे, फॉलो करेंगे, अच्छे से लिखेंगे, जैसा हम कहते हैं वैसा करते रहेंगे तो बिल्कुल सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक ना, हमने बताया कि 1 3 5 करना सीख गए। गांव में आप बोलचाल की भाषा में कहते हैं ना कि 3 5 बहुत ना करो, तो वो 3 5 करना आज काम में आ गया। बहुत लोग फालतू में 3 5 करते रहे, आज 3 5 का काम आया है। तो 3 5 कैसे काम आता है वो हम आपको उदाहरण के माध्यम से समझाते हैं। जैसे सदधन कारा, सदधन कारा क्या हो जाएगा, ये ता को दा को ता हो जाता है, हलंत में वो है, हलंत में ये हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, सत्कारा हो जाएगा, है ना। तो क्या इसमें पहला वर्ण हो गया, तो 1 3 5 वाले में पहला का फॉलो हो रहा है कि नहीं, ऐसे आप नोट कर सकते हैं, सत्कारा हो जाएगा। समझ रहे हैं, एक में तो मान लीजिए पहला वर्ण आ जाना, 1 3 5 में तो एक को आप जान गए कि एक में भी परिवर्तन होता है, वो 1 3 5 का एक चीज आप जान गए। तीसरे में वाक धन ईसाह, वाक धन ईसाह, तब क्या हो जाएगा, का को गा हो जाता है। ठीक ना, का को गा हो जाता है। और यहां पर क्या है, यहां पर बड़ा वाह है, तो वाग इसको ऐसे कर दीजिए, हाँ, फिर इसके बाद ईसा हो जाएगा, तब क्या बनेगा, वागीसा बनेगा। यहां तीसरे वर्ण में पहले वर्ण का तीसरा वर्ण हो गया, ये भी चीज जान गए, मतलब 1 3 5 में 1 और 3 जान गए, और 5 करना भी जान लीजिए।
जैसे दम धन द, ये अनुस्वार संधि है। बाद में अनुस्वारस यही परसवर्णा हम बताएंगे। अनुस्वार संधि मतलब अनुस्वार का जो है परसवर्ण वाले का अंतिम वर्ण हो जाता है, तो ड का अंतिम वर्ण क्या हो जाएगा, अड़ा हो जाएगा। तो यहां पर क्या बन जाएगा, दंडा बन जाएगा। ये जो है अनुस्वार है, इसका अनुस्वार का ये अंतिम वाले का अंतिम अक्षर हो जाएगा। तो ये डा है, डा का अंतिम वर्ण क्या हो जाएगा, डा वाले वर्ग का अंतिम वर्ग में अंतिम वर्ण क्या होगा, वर्ग का अड़ा हो जाएगा। तब ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, वैसे भी वो अनुस्वार आधा है ना, दंडा ऐसे कर देंगे ना। ये 1 3 5 का पूरा खेला आपको समझ में आ रहा है, अभी नहीं समझ में आएगा। हर संधि में ढेर सारे उदाहरण हैं, बहुत सारे उदाहरण आपको समझ में आएंगे, लेकिन अभी स्तोष चुनाचु के और थोड़े से उदाहरण देकर समझाते हैं। अभी उसमें उदाहरण हमने किया नहीं, ये तो 1 3 5 की बात रही, यहां पर नोट कर देते हैं, नहीं तो बाद में कुछ लोग नहीं समझ पाएंगे, कह देंगे कि स्तोष चुनाचु के तो इसमें 1 ही 2 उदाहरण मिल रहे हैं और तो सब फालतू की बात कर रहे हैं ना। तो वो चीज भी ऐसा ना हो। एक 3 5 की परिभाषा, कुछ लोग पीडीएफ देखेंगे, उनको कहेंगे, वो सोचेंगे कि च्युत संधि में तो ये उदाहरण कुछ मिल रहे हैं कुछ नहीं मिल रहे हैं, गड़बड़ हो जाएगा ना, इसलिए इसको लिखना जरूरी है। पीडीएफ में यही जाता है ना। तो इस च्युत संधि का उदाहरण देख लीजिए। रागिनी पांडे जी सर ऐसी बात नहीं है सर, अरे बिल्कुल ऐसी है भैया, आप ही लोग फिर बदनाम करेंगे कि गलत पढ़ाते हैं सर, है ना। देख लीजिए उदाहरण है सत प्लस चित। सत प्लस चित हमने बताया स्तोष चुनाचु, दंत सा हो पूर्व पद में अथवा तावर्ग हो। तो यहां पर दंत सा ये वाले वर्ण का मतलब है, इससे नहीं मतलब कि दंत सा देख लिया कि अरे इसमें तो दोनों है, केवल वर्णों के बीच संधि होती है। और वर्ण कौन, पूर्व पद का अंतिम वर्ण, उत्तर पद का पूर्व वर्ण, है ना, इतनी बात संधि में होती है। तो यहां इस वाले वर्ण की बात कर रहा है, तो यह तावर्ग का है ना, तावर्ग का है। और इधर क्या है, चा वर्ग है, इधर चा वर्ग दिख रहा है। तो ता वर्ग और चा वर्ग का योग में क्या होता है, हमेशा इश्चु हो जाता है ना। हमने बताया कि हमेशा तालब शा या चा वर्ग हो जाएगा। तो यहां ता वर्ग का चा वर्ग से योग हो रहा है, तो किसके साथ संगति हो रही है, चा वर्ग के साथ संगति हो रही है। तो संगति चा वर्ग की हो रही, तो वो इसी का रूप ले लेगा, जिसके साथ जैसी संगति वैसा असर। चा वर्ग के साथ संगति चा वर्ग हो जाएगा, चा वर्ग का असर आ जाएगा यहां पर। तो यहां पर क्या करेंगे, ता के स्थान पर क्या कर देंगे, चा कर देंगे। और ता में हलंत लगा है तो इसमें भी हलंत लगाना मत भूलिएगा, ठीक ना। और ये क्या है, दंतसा इधर लिखा हुआ है पहले से, है ना। और फिर क्या है, चित है, चित को पूरा पूरा लिख दीजिए। अब इसको जब योग करेंगे तो क्या बनेगा, ऐसा बनेगा, सच्चित बन जाएगा कि नहीं, सच्चित बन जाएगा भैया। सभी लोग बनाइए इसी तरह, सच्चित बनेगा। सत धन चित बराबर सच्चित। आपसे पूछेगा कि सत चित, सत और चित में कौन सी संधि, तो आप कहेंगे कि च्युत संधि। सूत्र कौन सा है, स्तोश्चुनाश्चु सूत्र है। और सत और चित का जो योग करेंगे तो बनेगा क्या, सच्चित बनेगा। इतनी बात आपसे, इतने क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है इसमें। आप खुद भी क्वेश्चन बनाया करिए, ठीक ना, तब समझ में आएगा। देख लीजिए, याच प्लस ना। अभी हमने बताया कि तालब शा और चा वर्ग पूर्व पद में रहे चाहे उत्तर पद में, हमेशा चेंजिंग किसकी होती है, ता वर्ग की या तो दंत शा की। इतनी बात समझ में आई। तो यहां पर दंत शा या ता वर्ग वाला मिल रहा है, यहां पर ता वर्ग मिल रहा है कि नहीं, यहां पर लेकिन चा वर्ग मिल रहा है। तो ये तो यथाउचित बना रहेगा, चेंजिंग हमेशा दंत शा या ता वर्ग में होगी। इस चीज को हमने कई बार रिपीट कर दिए। तो ता वर्ग में चेंजिंग होगी। तो याच को लिख दीजिए, याच को ऐसे करेंगे तो ता वर्ग का ये अंतिम वर्ण है, अंतिम वर्ण है। तो चा वर्ग का अंतिम वर्ण क्या हो जाएगा, यहां हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा कि नहीं। ये बात समझ में आई, यांचा हो जाएगा, ठीक है, यांचा हो जाएगा। सभी लोग इतने बात समझ लीजिए, भ्रमित हो गए। हेलो स्टूडेंट,
क्या कहां भ्रमित हो रहे हैं भैया? कमेंट कीजिए, तुरंत बताइए। याचना, याचना नहीं बनेगा भैया, याचना नहीं बनेगा, यांचा बनेगा, यांचा। याचना नहीं बनेगा, बिल्कुल नहीं बनेगा मिश्रा जी। इस चुनाश्चू की परिभाषा आप देखेंगे तो परिभाषा के हिसाब से यदि आप चलेंगे, याचना कभी नहीं बनेगा। चा में हलंत लगा हुआ है, वैसे भी ये आधा है। हमने बताया कि जिस व्यंजन वर्ण में हलंत लगा होता है वो आधा होता है, ये बात आप जान गए। ये आधा है, यहां पर आधा ही रहेगा, और ना कोई या हो जाता क्योंकि ता वर्ग का चा वर्ग हो जाता है। आपने इस चुनाश्चू में पढ़ा, तो चा वर्ग का क्या हो गया, यहां पर वो ता वर्ग का चा वर्ग हो गया, यांचा बनेगा। आप सभी लोग इस पे बिल्कुल भ्रमित ना होइए, ये 100% श्योर है, 100% सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप बिल्कुल आंख मूंद कर बिल्कुल आंचा पर टिक मारिएगा मेरी तरफ से। कोई गलती होगी तो बताइएगा, ठीक ना? संगीता मौर्य प्लीज बताएं सर। जी बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ, याच मीन्स मांगना होता है, यांचा मीन्स मांगने वाला हो गया है ना, वही चीज है, मांगने वाला। याचना मीन्स तो मांगना होता है, याच मीन्स भी मांगना होता है, याच धातु होती है, ठीक ना? इतनी बात आप जानते हैं, याच धातु होती है, यांचा मतलब मांगने वाला। इतनी बात समझ में आई? आगे चलते हैं। कस प्लस चित, दंत सा को तालव्य सा हो जाता है। सबसे पहला काम ये कर लीजिए, तालव्य सा यहां पर आंख मूंद कर रख दीजिए, इसको का कर दीजिए, और यहां पर क्या है, चित है, क्योंकि च वर्ग में कोई चेंजिंग होनी नहीं है, ठीक ना? तब इसको कैसे करेंगे? ऐसे हो जाएगा कश्चित, ठीक ना? कश्चित बनेगा, कस धन चित बराबर कश्चित बनेगा। पूछेगा कौन सी संधि का है तो आप बताएंगे इष्टुत संधि का। किस सूत्र से हुआ? इस चुनाश्चू से हुआ है, ठीक है? कस प्लस चित में क्या बनेगा? कश्चित बनेगा। कश्चित को संधि विच्छेद कीजिए, कस प्लस चित। जितने भी तरह से सवाल आपसे पूछ सकता है, हम सभी की अच्छे से व्याख्या करते हैं। प्लीज मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, किसी तरह की गलती परीक्षा में ना कीजिएगा। आपका भविष्य जितना आपके लिए उत्तरदायी है, उतना मैं भी सोचता हूं कि मेरा पढ़ाया हुआ निरर्थक ना हो, सार्थक रहे आपके साथ, ठीक है? समझ में आया? आगे चलते हैं। दुष् प्लस चरित्र, दंत सा को पहले सीधे सीधे तालव्य सा कर लीजिए, ठीक ना? दू को उतार लीजिए, यहां पर क्या है, चरित्र है, ठीक ना? तब क्या बन जाएगा? ये आधा सा है, इधर कोई स्वर है ही नहीं है कि पूरा सा हो जाए, तो ये आधा ही रहेगा। कहीं पे आपको डाउट हो रहा हो बिल्कुल बताइएगा, लेकिन समझ के ही जाइएगा। जब तक क्लास चले बिल्कुल समझते हुए चलेंगे। उद प्लस जल, उद प्लस जल नहीं, जल नहीं, ज्वाला है, गड़बड़ हो जाएगा। उद प्लस ज्वाला, ठीक ना? दा के स्थान पर क्या हो जाएगा? दा ता वर्ग का कौन सा वर्ण है? ता था, दा तीसरा वर्ण है, तो चा वर्ग का तीसरा वर्ण क्या हो जाएगा? तीसरा वर्ण क्या होगा बताइए भैया? चा वर्ग का जा हो जाएगा। यहां पर उद को उतार, उ को उतार लीजिए, और फिर क्या करना है, इसको ज्यों का त्यों रख दीजिए, ज्वाला हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई आपको? अब इसको जब संयोग करेंगे इसकी, तब क्या बन जाएगा? ये आधा जा है, हलंत लगा हुआ है, आधा जा है, और ये आधा जा आपको दिख ही रहा है। उज्ज्वला बनेगा, ठीक ना? उज्ज्वला। आपसे कभी कभी शुद्धिकरण के लिए भी पूछता कि शुद्ध कौन सा है,
शुद्ध शब्द कौन सा है? तो उज्जवल जो लिखा रहेगा उसमें डबल जा रहेगा, ये भी जाने रहिएगा कि आप उ लिखकर एक जा लिखकर वाह अल्लाह कर दें तो वो गलत हो जाएगा। इस तरह ये शुद्ध है उज्जवल, ठीक ना, ऐसा कर लीजिएगा। इतनी बात समझ में आई। इस आगे चलें, आगे चलते हैं। आपने अभी तक इष्टुत्व संधि पढ़ा, अब कौन सी संधि है? इष्टुत्व संधि। इष्टुत्व संधि का सूत्र क्या है? इष्टुनाष्टु। उसमें इस्तो इष्टुनाष्टु था, इसमें इष्टुनाष्टु है, इतना श्योर रहिएगा। इष्टुत्व संधि का सूत्र है इष्टुनाष्टु। समझ में आया? इसकी सूत्र संख्या क्या है? पाणिनि अष्टाध्यायी में 8 4 41 है। 8 4 41 8वें अध्याय का, अष्टाध्याय में 8 अध्याय है, तो ये अंतिम अध्याय के चौथे पाद का 41वां सूत्र है। इतना समझ लीजिए। ये सूत्र लिखने का भी एक थोड़ा सा महत्व है, एक लॉजिक है। लॉजिक ये है कि पिछले वाले सूत्र में जो था इस्तो इष्टुनाष्टु जो था, ये इस्तो, इसका सूत्र संख्या है 8 4 40, ठीक ना, 8 4 40। तो कहते हैं, हमने बताया कि पड़ोसी के चूल्हे से आग ले ले। आपने ये चीजें हमने कई बार आपसे बताई। तो पड़ोसी के चूल्हे से क्या लेना है? ये पड़ोसी है, 8 4 40 पड़ोसी है, 8 4 41 का है ना, पड़ोस में है, 40 और 41 पड़ोस में है, दोनों सूत्र पड़ोसी हैं। तो पड़ोसी के चूल्हे से क्या लेना? आग लेना है। तो आग का मतलब ये इस्तोह को लेना है, वहां पर इष्टुनाष्टु केवल है, देख लीजिए, ठीक ना, अच्छी तरह समझना है इष्टुनाष्टु। लेकिन आपसे सूत्र पूछेगा इष्टुत्व संधि का सूत्र क्या है, तो इष्टुनाष्टु ही करिएगा। लेकिन अनुवृत्ति लेते हैं, ये पाणिनि शास्त्र में एक नियम है कि महर्षि पाणिनि जो थे वो बार बार किसी चीज को नहीं कहते थे, वो पिछले वाले सूत्रों से अनुवृत्ति लेते चलते थे। किसी चीज को, जो महान पुरुष होते हैं वो बार बार अपनी बात को नहीं दोहराते हैं, वो पिछली वाली बातों को कह देते हैं। जैसे किताबों में आपने देखा उपरोक्त लिख देते हैं, मतलब ऊपर वाली बातें, ठीक ना। तो वही चीज बार बार ना कह के आदमी उपरोक्त कह देता है, वही चीज है। ऊपर इसके पहले वाला जो सूत्र था वो इष्टुत्व संधि था, उसमें इस्तो इष्टुनाष्टु था, लेकिन इसमें इष्टुनाष्टु है, तो इसमें इस्तो की अनुवृत्ति हो जाएगी। तब क्या हो जाएगा? इसको अलग कलर कर देते हैं ताकि समझ में आए कि ये बाद में लिया गया है। इस्तो इष्टुनाष्टु, इतना नोट कर लीजिए, ये अनुवृत्ति है, ये चीज जाने रहिएगा। आपसे पूछे कि इष्टुत्व संधि का सूत्र क्या है, तो केवल और इष्टुनाष्टु बस बताइएगा, इस्तो नहीं बताइएगा। इस्तो की यहां पर अनुवृत्ति लेनी है, बस ये जान लीजिए। इस्तो का भी वही मतलब है, कहता कि दंत सा या ता वर्ग, दंत सा या ता वर्ग का इष्टुना के साथ यदि योग होगा तो क्या हो जाएगा? इष्टु हो जाएगा। दंत सा या ता वर्ग का इष्टुना के साथ योग होगा तो इष्टु हो जाएगा। इसको भी अच्छे तरह से एक बार परिभाषा नोट कर लीजिए तो समझ में आएगा। जब दंत सा अथवा ता वर्ग का योग मूर्धन्य सा, देख लीजिए मूर्धन्य सा दिख रहा है कि नहीं, मूर्धन्य सा अथवा, वहां पे दंत सा, यहां पे मूर्धन्य सा, दंत सा अथवा, ये देख लीजिए मूर्धन्य सा और टा वर्ग दिख रहा है ना, तो टा वर्ग लिख दीजिए, मूर्धन्य सा अथवा टा वर्ग के साथ, जब दंत सा अथवा ता वर्ग का योग मूर्धन्य सा, ये ता है भैया, ता ना समझ लीजिएगा, ता वर्ग का योग, टा वर्ग यहां पर टा है, ये टा वर्ग के साथ हो तो दंत सा का मूर्धन्य सा
तथा ता वर्ग का टा वर्ग हो जाएगा। इतना आप नोट कर लीजिए, जब दंत सा अथवा ता वर्ग का योग मूर्धन्य सा अथवा टा वर्ग के साथ हो तो दंत सा का मूर्धन्य सा अथवा ता वर्ग का टा वर्ग हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई? सभी लोग नोट कर लीजिए। देवेंद्र चौधरी जी, राम भी आ जाएंगे, धैर्य रखो प्रिय। कहां भैया, बड़ा आप रोमांटिक हो रहे हैं। पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए भैया, नहीं परीक्षा में आपका रोमांस बाहर हो जाएगा, ठीक ना। विशेष निवेदन है, सभी लोग रोमांस करिए, कोई दिक्कत नहीं हमें, लेकिन पढ़ाई के समय पर पढ़ाई, जो टाइम हो यथाउचित टाइम का उपयोग कीजिए, ठीक ना। जब दंत सा अथवा ता वर्ग का योग मूर्धन्य सा अथवा टा वर्ग के साथ हो तो दंत सा का मूर्धन्य सा तथा ता वर्ग का टा वर्ग हो जाएगा। इतना सभी लोग नोट कर लिए कि नहीं? सभी लोग इतना नोट कर लीजिए। आगे चलें। वीरेंद्र चौधरी ओके कहता है स्थानीय के साथ जो योग हो और फिर आदेश, योग किसका होगा और फिर आदेश, यहां पर आदेश कर दीजिए। तो क्या कहते हैं, स्थानीय में क्या हो, दंत सा हो, यहां पर क्या हो, सा हो या फिर क्या हो, ता वर्ग, ता था दा धा और ना, ता था दा धा ना, इनका योग किसके साथ हो, मूर्धन्य सा हो या फिर टा वर्ग हो, टा ठा डा और यहां पर ढा और यहां पर अड़ा। तो इसका आदेश क्या हो जाएगा, आदेशित ये ही वर्ण होंगे, ठीक ना। इनमें हलंत कर दीजिएगा, ज्यादा उचित रहेगा, क्योंकि ये स्वर विहीन है। सारे व्यंजन जो शुद्ध व्यंजन होते हैं वो सभी स्वर विहीन होते हैं, ठीक ना। तो इसका जो आदेशित होगा इनका योग होगा। मैंने ये इसमें भी एक चीज जान लीजिए, ये जो उत्तर पद वाले जो वर्ण हैं ये चाहे उत्तर में रहें अथवा पूर्व में रहें, लेकिन यहां चेंजिंग हमेशा इसी का होगा। इतनी बात समझ रहे हैं, हमेशा दंत सा या ता वर्ग का ही चेंजिंग होगा, इसका नहीं होगा। तो यहां पर क्या बनेगा, यहां पर भी मूर्धन्य सा बनेगा। रुक जाइए, इसको अलग कलर कर देते हैं, मजा आ जाएगा। इसका मूर्धन्य शा बन जाएगा और यहां पर क्या बन जाएगा, टा बन जाएगा। ता और टा का योग आएगा तो टा बन जाएगा और यहां पर ठा बन जाएगा। फिर इसी तरह डा बन जाएगा, इसी तरह ढा बन जाएगा और अड़ा फिर आदेशित हो जाएगा, ठीक ना। इनके योग से ये आदेशित होंगे। इतनी बात समझानी थी। इतना समझ में आ गया सबको? सभी लोग इसी तरह से डायग्राम बनाकर समझेंगे, ज्यादा समझ में आएगा। लेकिन ये चीज जरूर कर लीजिएगा कि इनका जो है, इन ये वाले पद जो है नोट कर लीजिएगा कि जो ये मूर्धन्य शा या टा वर्ग जो है ये पूर्व पद में रहे अथवा उत्तर पद में, लेकिन चेंजिंग हमेशा दंत सा या ता वर्ग का ही होगा। इस तरह से आप नोट करके लिखेंगे तो बाद में कभी, जैसे अभी हम पढ़ा रहे हैं आपको समझ में सब कुछ आ रहा है, लेकिन बाद में आप देखेंगे तो शायद मेरी कही हुई बात आपको भूल जाए, तो जो नोट में लिखा होगा वही आपके काम आएगा। इसलिए नोट जरूर करते चलेंगे, बाद में पढ़ने में भी आपको सरलता रहेगी, ठीक है। आगे चलते हैं। इतना समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं आप सभी से, क्योंकि सभी लोग बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं और बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं। जो हमसे पढ़ रहे हैं वो बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं। देख लीजिए उदाहरण, तत् प्लस टीका। हमने कहा स्तोह स्टुनाष्टु, स्तोह देखेंगे तो इधर दंत सा या ता वर्ग में से कोई दिखाई देगा पूर्व पद में। उत्तर पद में क्या दिखाई देगा, मूर्धन्य सा या तो टा वर्ग का कोई हो। तो मूर्धन्य सा ना दिखकर यहां पर टा वर्ग आपको दिख रहा है और यहां पर क्या है, ता वर्ग है। तो ता वर्ग का आपने पढ़ा कि टा वर्ग हो जाता है। तो टा वर्ग का ये कौन सा वर्ण है, पहले नंबर का है, तो यहां पहले नंबर का टा वर्ग में टा ही आता है। इसको टा को ऐसे लिख दीजिए, सीधी सी सिंपल सी बात। ये जिस नंबर का हो उसी नंबर को यहां पर रख दीजिए।
यहां वाला, ये वाला जिस नंबर का हो, ठीक ना, इस तो में ता वर्ग का जो वर्ड हो वो जिस नंबर का होगा उस नंबर का टा वर्ग का लिखेंगे, ठीक ना। तब यहां पर क्या लिखेंगे, कट कर दीजिए और फिर यहां पर क्या है, टीका को सेम टू सेम लिख दीजिए। तब क्या बनेगा, ये टा आधा टा है, स्वर विहीन है क्योंकि हलंत से युक्त है, मतलब शुद्ध व्यंजन है। अब इसको जब टकार से यहां पर कोई स्वर है नहीं पहले, तब इसके साथ जब योग होगा तो क्या बनेगा, तब टीका बनेगा, ठीक ना। तब टीका चाहे इस तरह से लिख लेंगे, यह भी सही है, लेकिन उचित यही दिखाई देता है, टा के नीचे टा लग जाना। हलंत वाला ना समझ में आए आपको तो ये वाला आप नोट कर लीजिए, या तो समझने के लिए ये भी कर सकते हैं, क्योंकि ये जहां पर हलंत लगा रहेगा वो हमेशा आधा ही रहेगा। ये चीजें हमने शुरू से आपको बताते आए, ठीक ना। इतनी बात समझ में आई, आगे बताते हैं उदाहरण। कृष प्लस ना, हमने बताया कि मूर्धन्य शा और टा वर्ग का चेंज नहीं होता, हमेशा चेंजिंग होगा तो ता वर्ग का होगा या तो दंत सा का होगा। तो यहां देखिए दंत सा और टा वर्ग, वो ता वर्ग का किधर मिल रहा है, इधर मिल रहा है। इधर क्या है, ता वर्ग का है, तो ता वर्ग का कौन सा है, अंतिम अक्षर है, अंतिम अक्षर है, तो यहां पर टा वर्ग का क्या हो जाएगा, अड़ा हो जाएगा। इतनी बात पहले सीधी सी बात लिख लीजिए, जब योग हो तो आप देख लीजिए कि ता वर्ग का या दंत सा का कौन सा है। इतना समझ में आया। तब यहां पर ये ता वर्ग का अंतिम है, तो यहां पर सीधे सीधे हमने टा वर्ग का अंतिम वर्ड लिख दिया है ना, वो अंतिम वर्ड था ता वर्ग का, तो सीधा से टा वर्ग का अंतिम वर्ड यहां लिख दिए। फिर यहां पर प्लस कर दीजिए और ये वाला मतलब केवल वैसे ही लिख दीजिए। अब क्या हो जाएगा, कृष्णा हो जाएगा कि नहीं भैया, बताइए। सभी लोगों को समझ में आ रहा है, किसी को कोई दिक्कत हो रही हो तो बताइए भैया। विपिन यादव भैया, मैं पूछ रहा हूं चलेगी या नहीं हिंदी, भैया आपस में ही बात कर लेंगे, हमसे पूछ लीजिए। हिंदी शायद नहीं चलेगी सर, आज थोड़ा अस्वस्थ हैं, ठीक ना। सभी लोग अच्छे से पढ़िए, देखिए कोई दिक्कत होती है तो अब बताइएगा। वीरेंद्र चौधरी टीका, इसमें डबल टी आप लगाती तो सही हो जाता, ठीक ना। कृति सिंह टीका, सभी लोगों ने जो हिंदी से हेलो स्टूडेंट लिखे हैं वो सही लग रहा है, ठीक ना। रागिनी पांडे जी भी बहुत बहुत धन्यवाद। काफी लोगों का सही है, जो इंग्लिश में लिखते हैं हो सकता है वो अपनी भावनाएं सही लिखते हो, लेकिन इंग्लिश में थोड़ा सा हमें ना समझ में आता हो, लेकिन सब लोग बहुत अच्छा जवाब देते हैं। हम बहुत खुश हैं, आप सभी से मेहनत कर रहे हैं, ठीक ना। आगे चलते हैं। रामस धन षष्ठा, रामस धन षष्ठा, रामस धन षष्ठा का मतलब होता है राम का छठवां जो, ठीक ना। इतनी बात समझ लीजिए, जैसे कोई सीरियल में बैठा हो लड़का, तो राम जहां बैठा हो उससे छठवां वाला नंबर हो तो राम का छठवां जो, ऐसे बुलाते हैं ना कि यार ये राम से जो छठवां बैठा वो तुम खड़े हो जाओ, ऐसा लोग जैसे विद्यालय में है ना, वो रामस षष्ठा का वो मतलब है, ठीक ना। तो इसको हलंत कर दीजिए। तो हमने कहा दंत सा या ता वर्ग में चेंजिंग होती है, तो ये इसमें या इसमें चेंजिंग होती है, तो इनमें दंत सा या ता वर्ग किधर है, पूर्व पद में आपको दंत सा दिख रहा है, इसका सीधा से क्या करना, मूर्धन्य सा हो जाता है इस संधि में, तो यहां पे मूर्धन्य सा कर दीजिए। बहुत आसान है, बिल्कुल समझ लीजिए कि धरती की सबसे आसान संधि इस समय आप पढ़ रहे हैं। अब यहां पर क्या लिख देंगे, रामस कर दीजिए। फिर इसके बाद क्या है, समझ में आया। इसको दंत सा को मूर्धन्य सा कर दिए, बाकी वैसे का वैसे सेम रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसको चेंज करना ही नहीं है। मूर्धन्य सा में कोई चेंजिंग नहीं होती, उधर जैसे तालव्य सा और चा वर्ग में कोई चेंजिंग नहीं होती, इधर मूर्धन्य सा और टा वर्ग में कोई चेंजिंग नहीं होगी, ठीक ना। तब यहां पर चेंजिंग हो गई, तब ये आधा हो गया, हलंत लग गया मतलब आधा वर्ण है। तब इसको क्या लिखेंगे, इसको आधा ऐसे कर दीजिए और ये ऐसे रामस षष्ठा, ठीक ना। इतना बताना था।
समझ में आ गया? सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा। जहां पर भी नहीं समझ में आए आप कमेंट करते रहिए, आपके कमेंट हम सारे लेते रहते हैं, और फिर दिक्कत होती है तो आप बताइएगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, हम आपके साथ हैं, ठीक ना। देख लीजिए एक उदाहरण और, दुस प्लस टा। हमने बताया कि दंत सा और ता वर्ग का चेंजिंग होता है, तो इधर ता वर्ग और दंत सा कहां मिलेगा, यही है। इस यहां पर इसको क्या सीधा से हो जाएगा, आप मूर्धन्य सा कर दीजिए, इसको इसके स्थान पर सीधा मूर्धन्य सा कर दीजिए भैया, कुछ और करना ही नहीं है। यहां पर दू को उतार दीजिए और यहां पर क्या करना है, इसको टा को पूरा उतार दीजिए। ये आधा है, आप ये जान ही रहे हैं, इसको दुष्टा कर दीजिए, ठीक ना। दुष्टा हो गया। इतनी बात समझ में आ गई? किसी को कोई डाउट हो रहा हो तो बताइएगा। कोई दिक्कत हो रही है? नहीं दिक्कत हो रही ना? आगे चलते हैं। पेश प्लस ता, पेश प्लस ता, तब क्या हो जाएगा? देखिए ता वर्ग का और दंत सा का चेंजिंग करना है। बार बार हम यही चीज बता रहे हैं कि ताकि आपके व्यवहार में इस तरह की बातें चली जाए, आपके डीएनए में प्रवेश हो जाए कि कहां पर किसको चेंज करना है ना। तो ता वर्ग को और दंत सा को चेंज करना है। यहां ता वर्ग आपको मिल रहा है, दंत सा मिल नहीं रहा है, तो ता वर्ग को सीधा सा क्या करना है, बड़ा टा कर दीजिए सीधे से, और कुछ करना ही नहीं है, सीधा लिख दीजिए। आगे की प्रक्रिया बाद में करेंगे। सबसे पहला काम, जितना जानते हो उतना पहले तो कर ही लीजिए, नहीं तो जो जानते रहेंगे वो भी भूल जाए, है ना। ये काम ना हो, इससे पहले कि जो जान है वो वाला काम पहले कर लें। कुछ लोगों के घर में ऐसा होता है कि जो जैसे सब्जी आती है जो सड़ने लगती, पहले कहते हैं उसको खा लें, जब वो सड़ेगी तब वो खाएंगे। इसका मतलब ये नहीं होता कि जब वो सड़ेगी तब खाएंगे, पहले जो खराब हो रही वो खत्म हो जाए जल्दी से, फिर अच्छी वाली। मतलब जिस तरह से आप अच्छे से सोच सकते हैं वो ठीक है, आपके हिसाब से समझाने का केवल तरीका हमारा है, समझना आपको है। इसको हलंत के साथ कर दीजिए, तब क्या बनेगा, है ना, पेस्टा बनेगा ना। टाकोटा हो गया पेस्टा, समझ में आया? आगे चलें। बीस प्लस नू, देखिए यहां पर ये इसमें चेंजिंग होगी नहीं क्योंकि मूर्धन्य सा ऑलरेडी है, इसको चेंज करना नहीं, केवल ता वर्ग का और दंत सा को चेंज करना है। ये ना अंतिम वर्ण है तो टा वर्ग का अंतिम वर्ण क्या हो जाएगा, अड़ा हो जाएगा। अड़ा को उकार लगा दीजिए, जैसे ना में लगा हुआ विसर्ग के साथ कर दीजिए। इसके बाद ये प्लस कर दीजिए, जैसे उर्दू नहीं लिखते आदमी बाएं से उधर से, है ना, तो वैसे ही ऐसे ही आज संधि पढ़ लीजिए, लेकिन समझ में ना आए तब कहिएगा। 20 प्लस उड़ू कर दीजिए, ये आधा है, इसको ऐसे कर दीजिए। समझ में सबको आ रहा है कि नहीं भैया, बताइए एक बार सब लोगों से फिर मिल लेते हैं। हाँ, गब्बर गुड फेम फार्मिंग, थैंक्स भाई विपिन जी, विष्णु, जानवी जी, मिश्रा जी, विष्णु जी, शतरंज, जय गुरुदेव, विष्णु, सिया अग्रवाल जी आपने गलत जवाब दिया है, देख लीजिए, और लोग बढ़िया से दे रहे हैं, नहीं तो हमने लिख ही दिया है। सभी लोग अच्छे से जवाब दीजिए, विष्णु बनेगा, ना को अड़ा हो जाएगा। ये चीज हम कई बार बता दिए कि ता वर्ग का टा वर्ग हो जाता है, ता वर्ग का जिस नंबर का वर्ण रहेगा उस नंबर का वर्ण टा वर्ग का हो जाएगा। ये चीज हमने बताई आपसे, है ना, समझ लीजिए। वीरेंद्र चौधरी, विष्णु जी आ गया जी। सर हम आज पहली बार लाइव हैं, क्लास का टाइम क्या है? बिल्कुल संगीता मौर्य जी, टाइम 5 बजे से रहती है, 5 से मान लीजिए क्लास चलता है 6 बजे तक। हाँ, आप सभी लोग लाइव इसी समय पर हो जाएंगे। संस्कृत की क्लास, यूपी टेट के लिए पूरा क्लास यदि आपको देखना है तो 3 बजे से सारी कक्षाएं लाइव हो जाती, 3 से मैथ चलती है ना, इस तरह से सारी कक्षाएं प्रसारण शुरू हो जाता है 3 बजे से, रात्रि 8 बजे तक चलता है, ठीक ना। सभी लोग यूट्यूब पर बने रहिए, यूपी टेट की पूरी कक्षाएं निःशुल्क आपके लिए है। आप सभी लोग मन से पढ़ेंगे तो हमारी मेहनत सार्थक हो जाएगी, क्योंकि आपके लिए निःशुल्क लाए हैं और बिल्कुल पेड जैसा क्लास चल रहा है। किसी तरह कोई आपको डाउट होता है, आपके कमेंट सीधा ले रहे हैं, कोई दिक्कत हो ही नहीं पाती है, और फिर आपके लिए इतना मेहनत करके पढ़ाते हैं कि बिल्कुल हल्के से हल्के व्यवहारिकल आपको समझ में आ जाए, ठीक ना। प्रतिदिन आप क्लास लीजिए, यूपी टेट में आप सफलता के द्वार खोलेंगे ही खोलेंगे, और आपके लिए खुले भी हैं सफलता के द्वार यदि आप मेहनत किए हैं, ठीक ना। और एक उदाहरण दे देते हैं, इसके बाद फिर क्लास को यहीं पर रोकते हैं, ठीक ना।
चक्रिन प्लस ढौकसे, चक्रिन प्लस ढौकसे। नकार को अड़ाकार हो जाएगा। देख लीजिए, सबसे पहला काम यही कर लीजिए। ये ता वर्ग का अंतिम वर्ण है, तो टा वर्ग का अंतिम वर्ण क्या हो जाएगा? अड़ा हो जाएगा। सीधा से पहले ये काम कर लीजिए, ये वाला इसको पूरा यहां पर उतार दीजिए, ठीक ना। चक्रिण हो जाएगा पहले से, और यहां पर क्या है? ढौकसे। इतनी बात समझ में आई आपको? चक्रिण पर ढौकसे, ये आधा अड़ाकार है, इसके साथ योग कर दीजिए, क्या बनेगा? ऐसे बनेगा, ठीक ना। देख लीजिएगा, ऐसे ही बनेगा भैया। चक्रिण ढौकसे, ये आधा अड़ाकार है, इसको आधा कर दीजिए, और इधर ये ढा है भैया, ठीक ना। सभी लोग अच्छे से पढ़िए। यूपी टेट की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको पहले से मैं देता हूं। आप सभी लोग अच्छे से पास कर जाएंगे। यदि मेहनत अच्छी करेंगे तो फिर सफलता में आपका किसी तरह की कोई बाधा नहीं आएगी। मैं आज की कक्षा को बस यहीं पर विराम करता हूं, और कल की कक्षा में फिर आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। नमः संस्कृताय।